सिंपली समझते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग मतलब कुछ भी नहीं है, जो भी आपका बिजनेस है उसके अंदर पैसों से रिलेटेड जो भी घटना हो रही है उसको आप रिकॉर्ड करते हो एक बिजनेस में, लेकिन तरीके से, और उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूं, लिखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing, in which the book of accounts systematically maintained, maintained क्लियर है? यानी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सिस्टमैटिकली मेंटेन। इस तरीके से आपने लिखा होगा। अब मैं आपको समझा चुका हूं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग करते हो तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, आपकी आर्थिक पोजीशन क्या है ये पता चल जाएगा, कितना पैसा आया या गया ये पता चल जाता है। इन शॉर्ट अकाउंटिंग एक तरीके से बिजनेस की भाषा है, जो हमें बिजनेस कैसे काम कर रहा है वो पता चलने में मदद करता है। बाकी एक अकाउंटिंग की जो परिभाषा है वो AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दे रखी है, याद कर सकते हो, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एटलीस्ट एक फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों, और फिर वहीं से इंटरप्रेटिंग करते हैं जो भी उसका रिजल्ट है एंड देयर ऑफ आफ्टरमाथ। डेफिनेशंस में आप ये याद रखना कि रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है और इंटरप्रेटिंग भी होता है। मतलब डाटा को एनालाइज करना, सोचना क्या होया क्या पाया, सब सही था क्या नहीं था। बाकी आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग कैसा होता है। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की जब मैं बात करूं तो इसको आप नेचर भी कह सकते हो, फीचर भी कह सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग है कैसा। इसमें मैं अकाउंटिंग की अच्छी बात भी कर सकता हूँ, बुरी बात भी कर सकता हूँ। एट लास्ट हम बात करूंगा कि अकाउंटिंग कैसा है, तो आप फायदे भी लिख सकते हो। अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का पता लगा पाते हो, मतलब अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखी जा सकती है जिसे आप पैसों में मेजर कर सको। आपके एम्प्लॉय की ईमानदारी नहीं लिख सकते क्योंकि वो पैसों में काउंट नहीं हो सकती। क्लियर है पहला। दूसरा, इसमें आप ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हो सिस्टमैटिकली, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जर्नल, लेजर, वाउचर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सिस्टमैटिक तरीका। दूसरा, ये ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करता है, मतलब सेम तरीके की ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर हेड में लिखी जाती है जिससे हम ट्रांजैक्शन समझ जाते हैं कि ये इसकी ट्रांजैक्शन है, ये इसकी ट्रांजैक्शन है, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इस तरीके से। दूसरा, ये जो आपके फाइनेंशियल डाटा होता है जो आप पूरा रिकॉर्ड करते हो उसकी एक समरी बना के भी दे देता है, तो आप आगे जाके प्रॉपरली समझ पाते हो कि अच्छा ये एक प्रॉपरली बिजनेस इस तरीके से वर्क कर रहा है। ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ये काम करती है। दूसरा, इससे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है, मतलब जब आपने अकाउंटिंग बनाई है तो क्या आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड होंगे? हाँ, अकाउंटिंग करिए, लिखा होगा सब, तो उस इंफॉर्मेशन को आप यूजर्स, ओनर, जो आपके बिजनेस के मालिक हैं, इसको हम कंपनी के नजर से समझेंगे। हाँ, अकाउंटिंग बना रहे हो तो ओनर मतलब हम लोग खुद ही हो गए, या इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार, ये रिपोर्ट स्टेटमेंट के जरिए चेक कर पाते हैं। दूसरा, ये डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। ठीक है, मतलब जब आप एक अच्छा फाइनेंशियल डाटा बनाते हो तो अकाउंट आपको आपके फ्यूचर में क्या एक्शंस लेने हैं या क्या चीज गलत हो गई है इसको कंट्रोलिंग मतलब आगे क्या खोया क्या पाया पता लगाना, और आगे कहाँ इन्वेस्टमेंट रखनी है डिसीजन लेने में मदद करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहे ना सारे पॉइंट्स। इसमें एक और चीज याद रखनी है कि अकाउंटिंग मुंह उठा के कुछ भी नहीं लिखते हैं, रूल्स एंड पॉलिसीज चलती है जो हमारा चैप्टर 3 में है।
ये आप पढ़ रहे हो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, अजम्पशन, ये हमारे चैप्टर 3 में है जो हम रूल्स आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसको मैं फिर से पढ़ाऊंगा इस बार और आसान तरीके से थोड़ा सा देखेंगे। तो अकाउंट्स के कुछ रूल्स होते हैं उससे चलते हैं। दूसरा, इससे फाइनेंशियल रिजल्ट इंटरप्रेट होते हैं। एक ही चीज बार बार आप लिमिटेड पढ़ते जा रहे हैं क्या कि अकाउंटिंग सिर्फ आपको फिगर्स नहीं दिखाता, इससे आप अपनी चीजों को एनालाइज कर पाते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, उस तरीके से। बाकी एक लीगल एविडेंस माना जाता है, उस तरीके से भी चीजें अपनी चलती हैं, ठीक है। मतलब प्रॉपरली अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं तो एक प्रॉपरली हमारे पास लीगल मैटर्स, कल को कोई लीगली सीन हो जाए उस तरीके से तुम दिखा सकते हैं भाई देखो अकाउंट्स बनाए हैं। और टैक्स और ऑडिटिंग में भी काम आता है आगे जाके, ठीक है। अब आ जाता है अगला, क्या अकाउंटिंग करने का मकसद क्या है, पर्पस। आप खुद सोच सकते हो किस लिए। सिस्टम बढ़िया तरीके से भैया बिजनेस चले, इसीलिए प्रॉफिट अच्छे से पता चले, सरकार को डाटा दिखा सके, यूजर्स को इंफॉर्मेशन दिखा सके। सोचो कितनी सारी चीजें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वही ऑब्जेक्टिव है। क्या सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, ताकि बढ़िया से रिकॉर्ड मेंटेन कर सको, प्रॉफिट और लॉस पता लगा सको, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा सको, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन यूजर्स को दे सको। ओनर को क्या, ओनर पता लगाएगा परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, इन्वेस्टर डिसाइड करेगा इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं आपके बिजनेस में, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स चेक करेगी बंदा ईमानदार है कि नहीं है, बैंक क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे लोन्स के ऊपर। ये चीजें क्लियर है। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मकसद क्या है अकाउंटिंग करने का, ताकि कल को डिसीजन मेकिंग में मदद मिले, डिसीजन ले सको आप आगे, सब सही चल रहा है नहीं चल रहा, नहीं नहीं सब नहीं चल रहा है, इस तरीके से। लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सको, क्यों बना रहे हो अकाउंट, सरकार लीगल रिक्वायरमेंट मांगती है वो पूरी करके दे सको, है ना। टैक्स भर सको अच्छे से, कानून के लॉ फॉलो कर सको, पेनल्टी अवॉइड कर सको, इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं। एरर और फ्रॉड भी पता लगा सको, क्योंकि इससे तो सारी चीजें दिखेंगी, एरर या फ्रॉड होगा सब पता चल जाएगा, इसलिए भी कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में। तो वो चीजें बड़ी आसान चलेंगी बस। फंक्शंस क्या है, मतलब अकाउंटिंग जब करते हो तो क्या करते हो आप, फंक्शंस, फंक्शन मतलब इसका काम क्या है, अकाउंटिंग करती क्या है, अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, वही तो याद है पढ़ रहे थे क्या क्या करते हैं अकाउंटिंग में। मैंने जब ये चार्ट दिखाया था तो मैंने आपको क्या बोला, हम ये सारी चीज करते हैं अकाउंटिंग में, तो यही तो फंक्शन है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे हो, बोले भैया ये कर रहे हैं अकाउंटिंग में, है कि नहीं, क्या रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। देखो समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या करते हो, डेटा को एनालाइज करना, कंपेयर करना पिछले कुछ सालों से, और उससे एक जानकारी निकालना कि प्रॉफिट बढ़ा है कम हुआ है, क्या सही चल रहा है नहीं चल रहा, और फिर इससे कम्युनिकेट करते हो अपनी जानकारी को। अगर किसी फाइनेंशियल रिजल्ट किसी के साथ शेयर करना है तो वो करते हो, या कोई ओनर, मैनेजर, बैंक, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, इन सब के साथ आपको जानकारी शेयर करनी है तो ये सही शेयर करते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें बहुत आसान तरीके से चल रही होंगी। दूसरा, कल को आपको डिसीजन लेना है, असिस्ट मिलता है, असिस्ट मतलब हेल्प, सपोर्ट मिलता है, असिस्टिंग मतलब आपको सपोर्ट मिल रहा है। वर्ड याद रख लेना, लिखना आसान है, अच्छा इंग्लिश का वर्ड है, तो इसका मतलब इससे आपको फायदा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, या कोई एक्सपेंस कंट्रोल करना है, डिसीजन इन्वेस्टमेंट का कैसे करना है, यू कैन डिसाइड थ्रू दैट, ओके कोई दिक्कत तो नहीं। अगला, लीगल कंप्लायंसेस, मतलब प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो, लीगल रिक्वायरमेंट सारी चल रही है नहीं चल रही है तो वो चेक करते हैं। मैंने बीच में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एक बार समझाया था मैंने ऑडिटिंग की, ऑडिटिंग क्या होती है वो भी याद रखना। ऑडिटिंग जस्ट नॉलेज के लिए ठीक है, कि अकाउंटिंग से भी ऊपर लेवल पे होती है। ऑडिटिंग, ऑडिटर चेक करते हैं whether everything is going good in your business or not, कि जो भी अकाउंटिंग हुई है उसको चेक करना कि क्या सब सही बनाया है अकाउंट्स की नहीं बनाया। अकाउंटेंट का काम है अकाउंटिंग करना, ऑडिटर का काम ये है, क्लियर है। चलो, बाकी फ्रॉड और एरर पता लगाना, इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। फायदे क्या है अकाउंटिंग के, अब देखो चीजें रिपीटिंग होगी, क्योंकि वही से तो वही तो सारी चीजें हैं और बुक में है ये सारी चीजें, ठीक है ना। फायदा क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने में मदद करता है, प्रॉफिट और लॉस पता लगाने में मदद करता है, फाइनेंस पोजीशन पता लगाने में मदद करता है, डिसीजन लेने में, यूजर्स को इंफॉर्मेशन देने में मदद करता है, लीगल कंप्लायंसेस में मदद करता है, याद रख लो लीगल कंप्लायंसेस, रिजल्ट को कंपेयर करने में मदद करता है, एरर और फ्रॉड पता लगाने में मदद करता है। लेकिन ये है नुकसान, क्योंकि अकाउंटिंग कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, हाँ, बिकॉज अकाउंटिंग क्वांटिटी, पैसा कितना आ रहा है जा रहा है रिकॉर्ड करता है, क्वालिटी नहीं रिकॉर्ड करता। आपके बंदे जो आपका इन्वेस्टर्स है या जो आपके काम कर रहे हैं यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय, उसकी ईमानदारी कितनी है इसको रिकॉर्ड करेगा, क्या ये आपके बिजनेस के लिए अच्छी चीज है, हाँ, मतलब उसकी वफादारी तो अच्छी है,
उसके उसकी वफादारी से आपको फायदा होता है, हाँ, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, तो इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटी को इग्नोर करता है। और जब भी आप ये वर्ड पढ़ रहे हो ना क्वालिटेटिव, ध्यान रखना इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में दो चीजें बहुत चलती है, क्वांटिटी क्वालिटी, क्वांटिटी क्वालिटी। अच्छा, सबसे पहली चीज ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग जो है ना सिर्फ उस इवेंट को रिकॉर्ड करता है जो पैसे में कंपेयर की जा सकती है। एक वफादार एम्प्लॉय की चीज को आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, ये एक लिमिटेशन है। नुकसान नहीं कहते हम, मतलब नुकसान नहीं होता, लेकिन एक लिमिट है कि इतना ही होता है इसमें। दूसरा, क्वालिटी इंफॉर्मेशन को इग्नोर करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वर्किंग कंडीशन कैसी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आगे जाके पढ़ोगे भी आप, कि एक कंसेप्ट है, प्रिंसिपल्स है, रूल्स है अकाउंटिंग का, कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट, आज सामान 20,000 का खरीदा, 5 साल बाद 20 का रहेगा क्या? नहीं, लेकिन आप 20 का दिखाओ। हाँ, वो बात अलग है, आप डेप्रिसिएशन कर करके वैल्यू कम कर सकते हो, बट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है। समझ रहे हो, ये चीज चलती है। मे अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट, इंसान है, आगे जाके आप पढ़ोगे कि डेप्रिसिएशन, बिजनेस में मशीन खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू कम करते हैं। जब उसकी वैल्यू कम कर रहे होते हो तो हर साल कोई बोले मैं 10% वैल्यू कम करूंगा, कोई बोले 20% कम करूंगा, कोई बोले मैं इस मेथड से करूंगा, कोई बोले मैं इस मेथड से करूंगा। पर्सनल जजमेंट, और उससे अफेक्ट हो सकता है बिजनेस। समझ पा रहे हो? मेरे खुद के पर्सनल जजमेंट, आप अकाउंटेंट हो, आप अकाउंटेंट हो, दोनों लड़ रहे हैं इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तो अकाउंटिंग होगी दोनों बिजनेस की, लेकिन वो पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड होगी। इन्होंने जो मेथड बोला उससे होगी, आपने जो मेथड बोला उससे होगी। तो इससे क्या अकाउंटिंग अलग हो सकती है? हाँ। रिकॉर्ड अलग आ सकते हैं? हाँ, पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। नुकसान, नुकसान समझना अच्छे से, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि बाकी चीजें तो बहुत सिमिलर है। दूसरा, इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है या विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आता है, एमसीक्यू में आ रहा हुआ है पिछले साल सवाल। अकाउंटेंट जो होते हैं ना, वो इंटेंशनली रिकॉर्ड को ऐसे एडजस्ट करें जिससे वो बिजनेस को बेहतर दिखाएं जो वो है उससे। अकाउंटेंट कर सकते हैं, जो चीज जैसी है उसको और अच्छा दिखा सकते हैं। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है मुझे नहीं पता। विंडो एक तरीके से पर्दाफाश या पर्दे से छुपाना किसी चीज को, विंडो को ड्रेस कर देना, जो रियलिटी है वो दिखाने से छुपा देना। समझ रहे हो? तो अकाउंटेंट क्या कर सकते हैं, मान लो इस साल ऐसा भी होता है, अकाउंटेंट बहुत बढ़िया तरीका आगे जाके बताऊंगा। अकाउंटेंट क्या कर सकते हैं, कोई एक बैलेंस ज्यादा कर देंगे, उससे ये दिखा देंगे कि क्या कहते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल एक वैल्यू को ऊपर नीचे करा, प्रॉफिट मार्जिन अपने आप कम हो गया, प्रॉफिट कम हुआ तो फिर टैक्स उसके हिसाब से कम देना है, टैक्स से बच गए। किसी एक आध साल अगर करना है कर लो, कर देते हैं। तो क्या करते हैं, अकाउंटेंट इंटेंशनली ये काम कर सकते हैं। बाकी अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तब भी एरर्स और फ्रॉड हो सकते हैं, तो अकाउंटिंग आप ये नहीं कह सकते कि आप एरर और फ्रॉड से फ्री हो। दूसरा, ये एक पार्शियल पिक्चर है, अकाउंटिंग सिर्फ आपको पैसों की हालत दिखाती है, ओवरऑल बिजनेस की क्या हालत है, या फ्यूचर में क्या रिस्क है, या मार्केट में क्या कंपटीशन है, या एम्प्लॉय का मोरल कैसा है, ये सब आपको अकाउंटिंग नहीं बताती। दीज आर नुकसान। The next topic is role of accounting in business। मतलब भाई हम बिजनेस चलाएंगे, ठीक है ना, बिजनेस में अकाउंटिंग क्यों करना चाहते हो? वही सेम चीज, कैरेक्टर, नेचर, फीचर्स, फिर वही चीज। तो सोचो ना, आप खुद सोचो, क्या आप बिजनेस कर रही हो, अकाउंटिंग क्यों करना चाहती हो? बोलो भैया डेटा अच्छे से लिखा जाए, मैनेजमेंट अच्छे से हो बिजनेस की, प्रॉफिट पता लग सके भैया बिजनेस का, तो वही सारी चीजें तो है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हेल्प्स इन कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन कर पाते हैं हम लोग प्रॉफिट और लॉस पता लगा पाते हैं हम लोग, है ना, हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनल पोजीशन पता लगा पाते हैं, कहां पे हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारे डिसीजन लेने में मदद होगा। हम बिजनेस चला रहे हैं, अगर मैं अकाउंट से नहीं बनाऊंगा, मुझे पता ही नहीं होगा कितना फायदा कितना लॉस, तो मैं आगे क्या कर पाऊंगा अपने बिजनेस में। इसीलिए करता हूं ताकि डिसीजन लेने में मदद मिले, लीगल कंप्लायंसेस में मदद मिलती है मुझे। मतलब मैं कल को मान लो फॉर एग्जांपल जब अच्छे से बुक ऑफ अकाउंट बनाऊंगा तो प्रॉपर टैक्स दे पाऊंगा, और कंपनी और टैक्स लॉ जो मुझे सरकार को देना है वो मैं अच्छे से फॉलो कर पाऊंगा। तो जो लीगल ड्यूटी सरकार के प्रति होगी मैं अच्छे से पूरी कर पाऊंगा अगर मैं अकाउंटिंग करता हूं तो।
और दूसरा, इन्वेस्टर्स को मैं अट्रैक्ट कर सकूंगा ताकि मैं उनसे लोन ले सकूं, उनको लोन नहीं देना, लेना है उनसे। हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिटेक्टिंग एरर्स ऑफ फ्रॉड्स, मतलब फ्रॉड पता लगाने में, एरर पता लगाने में मदद मिलती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर, ये वर्ड आ जाता है स्टेक होल्डर, आगे जाके भी वर्ड पढ़ोगे, शेयर होल्डर और एक होता है स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर आपको पता होगा आरुषि, जो शेयर खरीदते हैं वो शेयर के मालिक शेयर होल्डर, लेकिन स्टेक होल्डर थोड़ी अलग चीज है। स्टेक होल्डर में पता है ये सारी चीजें आ जाती है, ये सब है स्टेक होल्डर। एक बिजनेस है, उस बिजनेस के आसपास जितने भी लोग हैं सब स्टेक होल्डर है, मालिक, सरकार, बैंक, इन्वेस्टर्स, मैनेजर, सब स्टेक होल्डर, सप्लायर, सब हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल है, जो हमने ऊपर जितनी भी सारी चीजें पढ़ी वही इसके अंदर है। तो बात देखो, जब भी क्वेश्चन आता है ना तो आप ये चीजें जरूर डालना, तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन मांग क्या रहा है आपसे, समझ रहे हो, और आप अच्छे से चीजें लिख कर आ सकोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, तरीका। तो सिंपल सी चीज है, अकाउंटिंग में आप रिकॉर्डिंग करते हो, क्लासिफाइंग करते हो, समराइजिंग करते हो, फिर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करते हो और उसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। वो याद रखना, सबसे पहले आप पता लगाते हो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, है ना, और वो कैसे पता चलता है, वो सिंपल सा तरीका है, बिल्स के थ्रू पता चलता है। सबसे पहले हम पता लगाते हैं कौन सा इवेंट है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, सिर्फ उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। एग्जाम्पल, सामान खरीदना, सैलरी भरना, सर्विस को बेचना, तो ये सब बिजनेस में पैसों के ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। एक है कि नौकर को चाटा मार देना, तो ये लिख दू, क्यों नहीं लिखूं, फाइनेंशियल मॉनेटरी वैल्यू नहीं, फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन नहीं रखता। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, पहले आपने क्या पता लगाया, इस एक क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, इससे ना पिछले एक आध साल में मैंने कहीं देखा था ये क्वेश्चन है, एक दो साल में थोड़ा मिक्स हो रखा है तो इसलिए मुझे डाउट है, एक 2025 और एक 2026 इनमें से किसी में एक है। एक सवाल है कि क्या कहते हैं, था ना कि कैसे अकाउंटिंग करते हो, प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का। तो पहला आइडेंटिफाई करना कौन सी ट्रांजैक्शन है और कौन सी नहीं है। जब आपको पता चल जाए तो उनकी क्या कर दो, रिकॉर्डिंग, जर्नलाइज कर लो, जर्नल बना लो, ठीक है ना। और इसी को कहा जाता है ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये डेफिनेशन है एक जर्नल की, कि जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो भी ओरिजिनल एंट्री उसकी किताब जर्नल कहलाती है। सोचो जर्नल की इतनी एंट्री, डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, जर्नल बना दिए सारा एक ही तरफ, उसके बाद आप अलग से सबको अलग अलग रखते हो, उसे क्या कहते हैं, क्लासिफाई करना। लेजर, लेजर को करने को पोस्टिंग कहते हैं, ध्यान रखना, लेजर करने को पोस्टिंग। एमसीक्यू में आते सवाल कि पोस्टिंग किससे रिलेटेड है, तो पोस्टिंग मतलब लेजर बनाना, ठीक है, ध्यान रखना। समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाना मतलब सारे रिपोर्ट्स को चेक करना क्या है क्या नहीं, इस तरीके से। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि जैसे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो आप कुछ चीजें करना भूल गए होते हो, तो आप एडजस्टमेंट करते हो, कुछ चीजें होती है ना, करेक्शन जैसे डेप्रिसिएशन, ये सब चीजें करना भूल गए होते तो करते। फिर इसके बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, मतलब फैक्ट्री का खर्चा लिखते थे सारा। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, है ना, फिर आप बैलेंस शीट बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही सारी जानकारी होके आप आपके ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, सरकार सबको अपनी रिसोर्सेज देते हो, मेरे देखो 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 ये है पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, शाखाएं जो आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है ना, आपको आगे जाके काम आएंगी, आपके ऊपर आप किस फील्ड में जाते हो। इफ यू वांट टू बी अकाउंटेंट, यू कैन बी अकाउंटेंट, या यू कैन डू अकाउंटिंग इन डिफरेंट वेज। बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ अकाउंटिंग अभी आप पढ़ रहे हो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और भी अकाउंटिंग होती है, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आप आगे जाके देखोगे, ठीक है ना। और यही चीज समझना, मैं आपको सीक्वेंस भी बता दूंगा कि जब आप कॉलेज करोगे, क्योंकि साइड बाय साइड कॉलेज भी करना होगा, तो कॉलेज, और अगर आप सीए कर रहे होगे तो सीए में भी कब कौन कौन सी अकाउंटिंग आती जाएगी। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट की ना सिर्फ एक ही ब्रांचेस नहीं है, अलग अलग ब्रांचेस होती है, और ये वाला टॉपिक ध्यान से सुनना ही अलग है, इसलिए समझना है इसको। जैसे मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट है ना, सबको अलग अलग तरीके की जानकारी चाहिए होती है, तो इसीलिए एक ब्रांच अलग से एक काम करती है, इसलिए हमने अलग अलग ब्रांचेस बना रखी है। 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जो भी आप कर रहे हो ना, दिस अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम एक कंपनी की रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, बिजनेस की रिपोर्टिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग। एक कंपनी का सारा खाता बनाना, उस कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, पैसों की अकाउंटिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है,
ठीक है ना। इसमें आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाते हो। और इसके यूजर्स कौन होते हैं, कौन इसको यूज करता है? इन्वेस्टर कर सकते हैं, क्रेडिटर कर सकते हैं, सरकार कर सकती है। बाकी इसके अंदर आप जीएएपी, जनरली अकाउंटेंट एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, जो भी हम पढ़ेंगे आगे, फुल फॉर्म याद रख लेना। बाकी ये हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड होता है, कल ही मैंने समझाया, आगे जाके आपके स्कूल में कराया भी, थर्ड चैप्टर खत्म कल हो जाएगा, ठीक है। फिर तो सही पेज पे करा रही है टीचर आपकी। तो एक जब सेकंड थर्ड चैप्टर शुरू होगा तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, फॉलो करने होते हैं। तो उसमें से एक प्रिंसिपल होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जो भी डाटा आप लिखते हो वो जब खरीदा उसी डेट पे लिखते हो, 5 साल बाद भी उसी डेट पे लिखा हुआ होता है, वो हिस्टोरिकल डेटा होता है। दूसरी अकाउंटिंग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, जब आप कॉलेज करोगे तो सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, एंड जब आप क्या कहते हैं सीए करोगे तो मे बी सेकेंड लेवल पे करोगे, मे बी, हाँ सेकेंड लेवल पे करो, फर्स्ट लेवल पे नहीं आती। फर्स्ट लेवल पे आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी, जो भी आप पढ़ोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है? कॉस्ट की अकाउंटिंग, देखो इसमें मैं इसको बस इतना समझा देता हूँ, इसमें ना ज्यादातर ये फैक्ट्री या माल बनाने वाली अकाउंटिंग है, समझ रहे हो? मतलब ये अकाउंटिंग हम करते हैं क्यों? ताकि हम अपने माल बनाने की लागत को कम से कम कर सके। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सामान बनता है, तो सामान बन रहा है, उसमें बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चों को मैनेज करना, चेक करना, उसकी अकाउंटिंग करना, उसको प्रॉपरली लिखना कि सब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बैलेंस्ड तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब सोचो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना बड़ा डिफरेंस है। फाइनेंशियल तो एक अकाउंटिंग, आपको कुछ मैनेज नहीं करना, आपको सिर्फ सारे अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, खत्म करना है, एंट्री करके दिखा देना है, एक कंपनी का फाइनेंशियल डाटा आ जाएगा, काम खत्म। बट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर यू कैन ऑल्सो बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन फ्यूचर, ये स्कोप है, ध्यान रखना। आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो, ठीक है ना। आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हो, जो भी आगे तीसरा वाला पढ़ेंगे आप। और आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो बेसिकली सारे फाइनेंशियल अकाउंटेंट ही होते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट भी बन सकते हो, जहां पर आपको करना क्या होगा, एक कंपनी जब अपना माल बना रही होगी तो उस माल बनाने को कॉस्ट कंट्रोल करेगी, मतलब लागत कम से कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन माल उतना ही बढ़िया तैयार होना चाहिए, समझ रहे हो? ताकि आप कॉस्ट पर यूनिट पता लगा सको, यानी कि एक माल कितने रुपए का बन रहा है, आप वेस्टेज कम कर सको और अपनी एफिशिएंसी माल बनाने को बेहतर इंप्रूव कर सको। कौन कौन करता है? ये मैनेजमेंट के द्वारा यूज होता है, ताकि कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन लिए जा सके। माल बनाना है ना, उससे रिलेटेड। इससे आप प्राइसिंग कर सकते हो प्रोडक्ट की, इसमें मदद मिलती है। जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, ओवरहेड्स, वो सब आप कंट्रोल कर सकते हो, और कॉस्ट का बिहेवियर समझ सकते हो कि कैसे कॉस्ट कितनी आती है, कितनी नहीं आती, क्या चीज चलती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी अकाउंटिंग होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जब आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कर रहे होगे, कॉलेज कर रहे होगे, थर्ड ईयर में आ जाएगी, ठीक है। और ये थर्ड ईयर में आ जाएगी, एंड व्हेन यू विल डू सीए तो मे भी शायद ये थर्ड लेवल पे आ जाएगी, शायद सेकंड के बाद ही आती है। तो क्या कहती है मैनेजमेंट, ये अलग चीज है, मतलब इसमें भी थोड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग वाली चीजें होती है, लेकिन ये थोड़े और टॉप लेवल पे होती है, समझ लो। ये इसमें आप क्या करते हो, ये वाली अकाउंटिंग फाइनेंशियल और ऑपरेशनल, ऑपरेशनल मतलब जो आप माल बना रहे थे ना, वो ऑपरेशनल लेवल था। ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब माल बनाना, बेचना, मतलब सॉरी सिर्फ माल बनाना। तो इस ये अकाउंटिंग आपको फाइनेंशियल, या मतलब जो अगर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है तो वो आपको किसकी जानकारी देगा, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, किसको, मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए, यानी कि सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, माल बनाने की सारी जानकारी देगा। जनरली होता क्या है कि आपने कल को प्लानिंग करनी होती है, ठीक है ना, माल बनाने की प्लानिंग, या आपने कल को कंट्रोलिंग करनी होती है। कंट्रोलिंग इन द सेंस बजट को चेक करना कि कंट्रोलिंग ऐसे पिछले साल कितना था, इस साल कितना कॉस्ट बनेगा, या आपको बजटिंग करनी होती है। बजटिंग मतलब बजट तैयार करना होता है, क्या बैलेंस बनेगा, कितने का माल होगा, या आप इन फ्यूचर फोरकास्टिंग करना चाहते हो, कितना आगे जाके माल हमारा होगा। तो वो सारी चीजें जो होती है ना हमारी, वो हमारा पर्पज रहता है यहाँ पे, उसको उसके बारे में पता लगाना। और यूजर कौन होते हैं इसके, ये इंटरनली यूज की जाती है, ठीक है ना, पब्लिकली शेयर नहीं की जाती है वाली अकाउंटिंग, कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ रही है उसको देखना, जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग आ रही है उसको देखना, और उस हिसाब से आगे के प्लान्स तैयार करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
समझ में आ गया? ये वाली चीज समझ में, ठीक है ना? यानी कि फ्यूचर प्लानिंग चलती है यहाँ पे कि आगे मैनेजमेंट मतलब किसी चीज को मैनेज करना और भविष्य में ये चीज क्या होनी चाहिए उस पर प्लान करना कि आगे जाके हम कैसे करेंगे, इतनी हमारी कॉस्ट होनी चाहिए, यानी कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग की भी प्लानिंग करेंगे यहीं पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो देखो क्या है, वो तो वैल्यू दिखाती है, उसको दिखाई अच्छा ये सीन है, ओके आगे जाके हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फ्यूचर प्लानिंग करना, डिसीजन लेना है ना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल चीजों दोनों पे फोकस करना, ठीक है। बाकी बजटिंग करना अगले साल का प्लान की, एक तरीके से क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आपको बोला था आगे जाके हम बुक कीपिंग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीनों समझाऊंगा। बुक कीपिंग मैंने आपको बताया था सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आपको। मतलब इसके अंदर सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, जर्नल लेजर कैश बुक सब बनाना, ठीक है ना। ये एक तरीके से जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है, बुक कीपर के द्वारा, सिर्फ नॉर्मल अकाउंटेंट होते हैं ना बेसिक, जिनका काम सिर्फ अकाउंटिंग करना है, रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग क्या होता है, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसके अंदर बुक कीपिंग तो होती है साइड बाय साइड, और मैं बता चुका हूं आपको कल, एनालाइजिंग करना, समराइजिंग करना, इंटरप्रेट करना, इन फ्यूचर डिसीजन क्या होता है, ये प्रॉपर सीए का रहता है, समझ रहे हो? तो रिकॉर्डिंग ये सब काम करना, ठीक है, और इसको अकाउंटेंट्स करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अकाउंटेंसी क्या होता है भाई, मैंने बोला था आपको, तो अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, साइंस है अकाउंटिंग की, यानी कि जो प्रिंसिपल्स रूल्स है ना, जो आप एक तरीके से बुक कीपिंग करते हुए अकाउंटिंग करते हुए फॉलो करते हो, रूल्स प्रिंसिपल्स जो अकाउंटिंग के आप पढ़ोगे, वो अकाउंटेंसी होती है, कुछ भी नहीं है, समझ में? ये मैंने चीजें कल आपको ऑलरेडी समझा दी थी। कौन कौन यूज करता है, टीचर, स्टूडेंट, अकाउंटेंट, प्रोफेशनल, वो सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तीनों के बीच में डिफरेंसेस है, समझ में आ? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती क्या, अकाउंटिंग की जानकारी है ना, एक तरीके से ही है अकाउंटिंग की जानकारी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा और रिपोर्ट। भाई मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंटिंग करी, अब जब मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं तो अकाउंटिंग करने से क्या होगा, आपको कि भैया अकाउंटिंग का डाटा बन जाएगा, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, उससे एक मेरे को जानकारी मिल जाएगी, तो वही तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, खत्म। यही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आप फाइनल रिकॉर्ड्स बना रहे हो वही तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब डाटा और रिपोर्ट जो आप अकाउंटिंग करके बनाते हो और फिर आपको कोई भी डिसीजन लेने में मदद करता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है? यस। क्या असेट्स लायबिलिटी? यस। क्या कैश की पोजीशन? यस। डेटर क्रेडिटर? यस। net profit of the year, total sale, cash in hand, these all are accounting information which you get from accounting. When you do accounting, you get the information, you get the data, you get the report, and that can be useful to you, so you can take any decisions whatever you want to take, that will be in favor for your business. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अब ये वाले से बहुत सवाल आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे सवाल पक्का आता है। जब हमने पिछले साल पढ़ा तो उससे पिछले साल भी था, और इससे एक सवाल एमसीक्यू का था, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, जब अभी मैं ऑर्गेनाइजिंग और डाटा पढ़ा रहा हूं उसमें भी ये सारी चीजें इस तरीके से हैं, तो देखना एक बार। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, और इसको याद कर लेना, मैं तो आपको कहूंगा इसको जरूर याद कर लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा अगर पिछले साल के सेम पैटर्न से क्वेश्चन आए तो पक्का आएगा। रिलायबल एमसीक्यू में आता है एक आधा, बोलता है बताओ कौन सा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का फीचर यूज करा, आपको बताना है। रिलायबल मतलब जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना वो रिलायबल, कोई भी चीज आपसे कोई पूछते कि रिलायबल है ये चीज, रिलायबल मतलब कैन आई ट्रस्ट ऑन इट, क्या मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। तो ये रियल ट्रांजैक्शन और डॉक्यूमेंट पे बेस्ड होती है, मतलब बिल, पर्चियों, बिल, सामान खरीदा है उसका बिल प्रूफ है, अब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होती है। क्या रिलायबल का मतलब समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। रेलेवेंट, क्या ये रेलेवेंट है, मतलब जो भी हम अकाउंटिंग देख रहे हैं क्या इसके बेसिस पे मैं आगे जाके कुछ चीज कर सकता हूँ, क्या मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, रेलेवेंट है ये, क्या मैं इसको कुछ कंसीडर कर सकता हूँ, क्या मैं इसे सही कंसीडर कर सकता हूँ जिसके बेसिस पे मैं आगे चीजें तैयार करूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब आगे जाके मैं करेक्ट डिसीजन लेना चाहता हूं तो उसके लिए क्या ये जो मैंने अकाउंटिंग करी है, क्या मैंने अकाउंट्स बनाए हैं, आर दे रेलेवेंट, क्या ये सही है, क्या ये ट्रुथ है, क्या मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूं, इस तरीके से। तो एक था रिलायबल, यानी कि चीजों पे मैं जो भी है प्रूफ पे सही बने या नहीं बने, और एक है रेलेवेंट, क्या ये चीज
इसको कंसीडर कर सकता हूँ भविष्य के लिए उस तरीके से। कंपेरेबल, क्या मैं इसको अलग अलग साल से कंपेयर कर सकता हूँ, जो भी मेरी डेटा रिपोर्ट है, समझ में आ गया होगा ये तो आसानी से। अंडरस्टैंडेबल, क्या मेरी रिपोर्ट सिंपल और आसान है अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या टाइमली, टिमली पढ़ रहा है, टाइमली मतलब जब भी मुझे चाहिए क्या ये टाइम पे अवेलेबल है, सारी चीजें। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के टाइप्स क्या होते हैं, तो देखो सिंपल सी चीज है, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन प्रॉफिटेबल वाली इंफॉर्मेशन हो सकती है। प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन प्रॉफिट और लॉस बताती है, किसके लिए यूजफुल है, इन्वेस्टर्स और ओनर के लिए। ये फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाती हैं, इससे असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट क्या दिखाती है, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। ये क्रेडिटर और जो लोन दे रहे हैं उनके लिए जरूरी है। लिक्विडिटी मतलब समझते हो, लिक्विडिटी मतलब कैश। आप कुछ बिजनेस आप जाके जब धीरे धीरे बड़ी बड़ी अकाउंटिंग पढ़ोगे और समझोगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब आपका बिजनेस कितना अपने अंदर कैश होल्ड करके रख पाता है, क्योंकि कुछ बिजनेस होते हैं मशीन, लैंड, बिल्डिंग सब है, लिक्विडिटी खराब है, मतलब जल्दी से ऐसी चीज नहीं है जिसको जल्दी से वो कैश में कन्वर्ट कर सके। स्टॉक लिक्विडिटी कहलाता है, बेच दो पैसा आ जाएगा, है ना। कैश, बैंक लिक्विडिटी है। तो ये कैश पोजीशन दिखाता है, शॉर्ट टर्म की काबिलियत दिखाता है। और इसको कौन देखना चाहेगा, सप्लायर या बैंक। सप्लायर क्यों देखना चाहेगा, माल बेच रहा है आपको, जल्दी से दे पाओगे नहीं दे पाओगे। बैंक देख रहा है इंटरेस्ट चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, इसीलिए। कॉस्ट इंफॉर्मेशन, ये आपकी कॉस्ट और रिड्यूस करने में आपकी कॉस्ट को मदद करता है, मतलब मैनेजर्स के लिए वो एक तरीके से कॉस्ट इंफॉर्मेशन याद है, ये लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और लागत कम से कम करने की कोशिश करेंगे, तो ये कॉस्ट इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इन्फो मतलब प्लानिंग और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, तो आपकी जो मैनेजमेंट या इन्वेस्टर्स है वो देखेंगे इस चीज को, समझ पा रहे हो। टैक्स इंफॉर्मेशन, जीएसटी कैलकुलेट करने में, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में सरकार के लिए इसको फायदा हो सकता है, ऑडिटर्स को, कि क्या तुम झूठ तो नहीं चला रहे अपनी अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग में फ्रॉड्स कर सकते हो, हाँ, तो ऑडिटर होने चाहिए, फिर वो चेक करते हैं कि क्या सब चीज सही है कि नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है डिसीजन लेने के लिए, परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए और प्लान करने के लिए, फ्यूचर एक्टिविटी और अपने बिजनेस की हेल्थ जानने के लिए, गुड डिसीजन लेने के लिए। गुड अकाउंटिंग, गुड डिसीजन। कौन कौन यूजर्स होते हैं, इससे भी एक सवाल आए हुए थे पिछले साल, एक एक नंबर में आ जाते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन होते हैं, तो दो मेन यूजर होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल। आपको एक ही चीज कहूंगा, जब आंसर आएगा तो बुक अलग देती है टीएस ग्रेवाल और एनसीईआरटी अलग कहती है, तो इस वाले पार्ट को घर पे जाके एनसीईआरटी से पढ़ लेना, एक इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। एनसीईआरटी बोल रहा हूं क्योंकि इनकी एनसीईआरटी बुक भी होती है, और उसके जो यूजर्स है उनको उससे पढ़ना, और पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कौन से वाले यूजर्स लिखना, एनसीईआरटी वाले लिखना, ध्यान रखना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम पिछले साल फेस कर चुके हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देर आर पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो इन्फॉर्मेशन को प्लानिंग के लिए, मतलब सिंपल है, कंसेप्ट तो सिंपल है, वो मैं समझा दूंगा, मैंने टीएस ग्रेवाल के लिख रखे, तो आप ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब कौन यूज करता है, तो एक इंटरनल यूजर है, हमारी मैनेजमेंट, हमारे एम्प्लॉय, ये अकाउंट्स को यूज करते हैं, क्यों, प्रॉफिट पता लगाने, ग्रोथ, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए, प्लानिंग या कल को बजटिंग, बजट बनाना है, कितनी लागत कम करनी है, या डिसीजन लेने में, या जॉब सिक्योरिटी। और एम्प्लॉय क्यों करेगा, जॉब सिक्योरिटी उसकी है नहीं है भाई, प्रॉफिट हो रहा है मेरी कंपनी में कि छोड़ के कहीं और जाऊं, या मेरी सैलरी ग्रोथ होगी नहीं होगी, इसीलिए यूज करता है। ये इंटरनल यूजर्स हैं। एक्सटर्नल कौन हो जाते हैं, आपके इन्वेस्टर, क्रेडिटर, बैंक, सरकार, टैक्स की अथॉरिटी, कंज्यूमर, रिसर्चर, क्या क्या काम करते हैं बता दो, ठीक है। बाकी फिर आगे टॉपिक आता है डबल एंट्री सिस्टम वर्सेस सिंगल एंट्री सिस्टम, ये भी एक टॉपिक है आपका। डबल एंट्री सिस्टम, आप ध्यान रखना, आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो काउंटिंग, दिस इज रूल, प्रिंसिपल रूल है ये, ध्यान रखना, जो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। और एक होती है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिससे सिर्फ एक ही अकाउंटिंग का चैप्टर है आपकी पूरी बुक में, सिंगल एंट्री सिस्टम देख लेना चाहो तो, लास्ट के कुछ एक चैप्टर है वो है, और वो कॉलेज में भी आता है फर्स्ट ईयर में, तो उसको इतना बढ़िया करना कि कॉलेज का भी काम निपट जाए, क्योंकि कॉलेज के लिए अलग से थोड़ा ना पढ़ने बैठोगे, सीए कर रहे होगे साइड बाय साइड, क्या क्या करना होगा। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना अकाउंटिंग, इसको इतनी बढ़िया तरीके से ही कर लेना कि आप फर्स्ट ईयर में आपको जरूरत ना पड़े, घर बैठ के आराम से कर रहे हो सारी चीजें, बस कुछ नहीं, 10 ईयर्स मटेरियल खरीदा, पिछले साल क्या क्या क्वेश्चन है निपटाओ, खत्म, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम, हर ट्रांजैक्शन के दो प्रभाव होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट,
इसी को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, देखो यहाँ लिखा ना डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये रूल है, प्रिंसिपल है जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। हर ट्रांजैक्शन के दो प्रभाव होते हैं। बाकी ये तो देखो, ये तो जाना जाना लग रहा होगा, कुछ आपने पढ़ा हुआ ही है ना। तो कंप्लीट रिकॉर्ड बना सको, है ना, वो सारी चीजें। जैसे मान लो कैश बैंक में जमा कराया, मैं तो आपको बता चुका हूँ, देखो ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। बैंक डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, है ना, वही सारी। बाकी सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैश बुक मेंटेन की जाती है, ओनली पर्सनल कैश बुक। छोटे मोटे दुकानदार नहीं होते जो सिर्फ अपने खाते में लिखते हैं कि आज इतने का माल बेच दिया, इतना कैश आ गया, इतना कैश आ गया, वो ये नहीं लिखते कितना गया नहीं कितना गया, वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को लिखते हैं। दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है ना। सिर्फ क्रेडिट की सेल लिख देना इस तरीके से, है ना, एक्सपेंस और एसेट्स की कोई खर्चा नहीं करना। किराना स्टोर होते हैं ना, ये छोटे छोटे शॉपकीपर ये सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कोई प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं करते रियल नॉमिनल अकाउंट की, इसमें कोई डबल एंट्री के रूल नहीं फॉलो करते, इस तरीके से चीजें चलती है। इसे इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहा जाता है। और हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर।